प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज का हमारा विषय है प्रवृत्ति अध्ययन के गुण व दोष, यानी कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रेंड स्टडी। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपसे ट्रेंड स्टडी की चर्चा की थी और बहुत विस्तृत व्याख्या करने का प्रयास किया था और बताया था कि ट्रेंड स्टडी विभिन्न अवधियों में विभिन्न बिंदुओं पर किए गए आंकड़ों के संग्रहण के आधार पर किया जाता है। जब हम विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न अवधियों में शोध करते हैं तो हम आंकड़ों का संग्रहण उस अलग अलग अवधि में अलग अलग उत्तरदाताओं से करते हैं, अलग अलग प्रतिदर्शों से करते हैं और इसके आधार पर जो हम अध्ययन करते हैं वह प्रवृत्ति शोध कहलाता है। यानी कि ट्रेंड एनालिसिस इज एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा कलेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन डिफरेंट पीरियड। इट इज डन कंटिन्यूअसली, इट इज डन फ्रीक्वेंटली, सो डाटा इज कलेक्टेड अगेन एंड अगेन। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इस अध्ययन के क्या क्या गुण हैं। पहले हम गुणों की चर्चा करेंगे और इस दृष्टि से यह वीडियो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे लाइक करें। इस तरह के वीडियो को पसंद करने वाले लोगों के बीच आप इसे शेयर करें। तो आइए जानते हैं क्या है प्रवृत्ति अध्ययन के गुण। सबसे पहला, इसमें एक तुलना होती है। जो हम पास्ट डाटा और प्रेजेंट डाटा कलेक्ट होता है या अलग अलग अवधियों में जब हम डाटा कलेक्शन करते हैं तो पास्ट और प्रेजेंट की एक तुलना होती है और उसके आधार पर एक हम ट्रेंड का पता लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं कोविड पास्ट, कोविड 2019 दिसंबर में आया था, तो उस समय उसका क्या ट्रेंड था, भारत में क्या ट्रेंड था, अमेरिका में क्या ट्रेंड था, इंग्लैंड में क्या था, इजराइल में क्या था। जब कोविड की दूसरी लहर आई तो इंग्लैंड में किस तरह की आई, इजराइल में किस तरह की आई, भारत में किस तरह की आई। इससे जो अभी वो बन रहा है ब्लैक फंगस, इसकी क्या इंटेंसिटी है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो अलग अलग अवधियों में हमने कोविड के डाटा को देखा, समाचार पत्रों में, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। वो डाटा को भी देखकर हम एक ट्रेंड का अध्ययन कर सकते हैं। हालांकि वो सेकेंडरी डाटा है, लेकिन फिर भी उसको एक बड़े लार्ज स्केल पर किया गया है। तो उस डाटा को देख करके हम बता सकते हैं कि कोविड की भविष्य क्या होगी। यानी कि हम इसमें कंपैरिजन करते हैं और कंपैरिजन के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। तो सबसे पहला गुण हुआ कि कंपैरिजन करना, अलग अलग अवधियों में उस आंकड़ों का, उस विषय का, उस मुद्दे का तुलनात्मक अध्ययन करना। फिर उसके आधार पर भविष्य का आंकन करना, भविष्य का निर्धारण करना, भविष्य का अनुमान लगाना। यह एक प्रकार से इसके जो गुण हैं। अब हम कोरोना के बारे में ही सोच सकते हैं कि हम आगे हमें और पहली लहर आई, दूसरी लहर आई, अब तीसरी लहर आने की संभावना है। ब्लैक फंगस जैसी बीमारियां आ रही, इसकी सिवियरिटी बढ़ रही है। लेकिन एक संभावना ये भी व्यक्त की जा सकती है कि जैसे जैसे मनुष्य में परिवर्तन आ रहा है, मनुष्य के दृष्टिकोण में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है, तो एक अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि जो ये कलयुग है वो अपनी चरमतम स्थिति में पहुंच चुका है और ये अपने भटयुग में आ चुका है और इसमें एक परिवर्तन होने के बाद एक नए युग की शुरुआत भी हो सकती है। फिर से एक बार सतयुग की शुरुआत हो सकती है। ऐसी कई संभावनाएं हम एनालिसिस करके निकाल सकते हैं और बहुत लोग इस पर व्यक्त भी कर रहे हैं अपनी संभावनाएं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम ट्रेंड एनालिसिस से हम पास्ट और प्रेजेंट का कंपैरिजन करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस से हम फ्यूचर का एनालिसिस, फ्यूचर एंटिसिपेशन, फ्यूचर प्रोग्नोस्टिकेशन,
फ्यूचर जो फोरकास्ट कर सकते हैं उसका मूल्यांकन, आंकन, विश्लेषण कर सकते हैं। अगर हम दूसरा उदाहरण दें, मान लीजिए खेलकूद का उदाहरण दें, तो क्रिकेट पास्ट एंड क्रिकेट प्रेजेंट। खेलकूद में आप देखिए क्रिकेट का क्या पास्ट था। पहले लोग इतना ज़्यादा हेलमेट और इतना एल्बो गार्ड और इस तरह से क्रिकेट का खेल नहीं होता था, बहुत दूसरे तरह का खेल होता था। आज उसमें एक ट्रेंड में अगर हम उसका डाटा देखें, जब उस समय सर डोनाल्ड ब्रैडमैन और गैरी सोबर्स का युग था, फिर सुनील गावस्कर का युग आया, GR विश्वनाथ का युग आया, फिर अभी सचिन तेंदुलकर का युग आया, फिर विराट कोहली का युग आया। इसमें एक परिवर्तन आया। तो उसके पास्ट और प्रेजेंट में खेलने का क्या तरीका था, खेलने की क्या शैली थी, खेलने में क्या क्या हम अस्त्र, क्या क्या हम ये इस्तेमाल करते थे, किस प्रकार के सुरक्षा कवच का इस्तेमाल करते थे, ये जो परिवर्तन आया, ये सब हम ट्रेंड स्टडी के आधार पर करते हैं। तो इससे हमें पास्ट और प्रेजेंट का एक तुलना करने का मौका मिलता है और भविष्यवाणी भी होती है कि इस आधार पर खेल में कितनी व्यावसायिकता, कितना परिवर्तन और आगे क्या क्या आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि वर्तमान की समस्याओं के आधार पर भविष्य का निर्धारण भी होता है। उसी तरह पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट। पहले पॉलिटिक्स कैसी थी, पहले के प्रधानमंत्री या बड़े बड़े नेता जनता से किस प्रकार से संवाद करते थे, आज किस प्रकार से संवाद कर रहे हैं, क्या परिवर्तन आया, किस प्रकार से उनकी जो कैंपेनिंग होती है उसमें क्या क्या, यहाँ तक कि आचार संहिताओं का उल्लंघन या जो नैतिकता है, जो हमारी कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इथिकल वैल्यूज़ है, इसमें किस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं। तो ये पॉलिटिक्स पास्ट एंड प्रेजेंट ऑन दैट बेसिस कि भविष्य में राजनीति कैसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा जागरूकता आने पर उसमें कई सुधार की भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती। उसी तरह इकोनॉमिक पास्ट एंड प्रेजेंट। इकॉनमी हमारी कैसी थी आज़ादी के समय। आज़ादी के पहले भारत, आज़ादी के समय एक पिन का भी भारत आयात करता था, निर्यात नहीं करता था। लेकिन आज तक जो हम विकास देखेंगे तो किस प्रकार वो ट्रेंड चेंज हुआ और आज हम बहुत से चीज़ों का निर्यात भी कर रहे हैं। तो ये जो आर्थिक प्रवृत्तियों में जो परिवर्तन आया, उसी तरह सामाजिक स्थिति आप देख लें कि समाज की रूपरेखा, समाज की सोच, दृष्टिकोण, अंधविश्वास आज़ादी के समय कैसी थी और आज कितना परिवर्तन आ गया है। उसी तरह हम कल्चर का देखें, कल्चरल पास्ट एंड प्रेजेंट। तो कल्चर किस तरह का भारतीय संस्कृति थी, अब उसमें किस तरह से सार्वभौमिकता और पश्चिम की सभ्यता का और विदेशी सभ्यता का एक प्रकार से उसके कारण कोई परिवर्तन आया और एक वैश्विक संस्कृति का निर्माण हो रहा है। क्योंकि अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है और तकनीकी के कारण दुनिया एक विश्व ग्राम यानी कि ग्लोबल विलेज हो गई। तो संस्कृति में क्या परिवर्तन आया और इस आधार पर हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि भविष्य की हमारी संस्कृति कैसी होगी। उसी तरह स्पिरिचुअलिज्म में देखिए आप किस तरह से पहले का पूजा पाठ का तरीका क्या था, अब का क्या हो गया। धर्म के क्षेत्र में देखें तो हम पास्ट एंड प्रेजेंट देखते हुए भविष्य का निर्धारण कर सकते हैं। ये इसका एक, अगर हम साइकोलॉजिकल एरिया की बात करें तो साइकोलॉजी के क्षेत्र में ट्रांससेक्शनल रिसर्च यानी कि जो ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उस पर ट्रेंड स्टडी एंगर के ऊपर किया गया। तो एंगर जो है वो अलग अलग प्रकार, व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के एंगर देखे गए अलग अलग उम्रों में। जब व्यक्ति का उम्र बढ़ जाता है तो उसकी क्रोध शांत होने लगती है। ऐसा अध्ययन से पाया गया कि एक एक्स टाइप ऑफ पर्सन, उसको गुस्सा आता है तो तुरंत वो अपने गुस्सा को व्यक्त कर देता है। वाई टाइप ऑफ पर्सन, गुस्सा आता है तो उसको अपने अंदर ले जाता है। जेड टाइप ऑफ पर्सन, गुस्सा आता है तो गुस्सा अंदर ले जाता है, लेकिन वह कब अकस्मात अपना बदला एक्स से ले ले इसका कोई निर्धारण वो छोड़ता नहीं है। तो ऐसे कई प्रकार के व्यक्ति, उस पर क्रोध के ऊपर साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हुआ और वो बाद में 10 साल के बाद उसी में चेंज आ जाता है। जो 10 वर्ष की उम्र में क्रोध के तरीके थे वो 20 वर्ष में बदल जाते हैं। 30 वर्ष में क्रोध शांत हो जाता है, क्रोध अंदर चला जाता है और क्रोध जो है वो रचनात्मकता में लग जाता है, क्रोध जो है वो सृजनात्मकता में लग जाता है, क्रोध किसी महान कार्य में लग। तो ऐसे अनेकों ट्रांससेक्शनल रिसर्च हुए हैं साइकोलॉजी में, जो
इसकी बदलती प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं और बताते हैं कि इस प्रकार आदमी की उम्र बढ़ती जाती है तो उसको उसके क्रोध क्या है, एक ऊर्जा ही तो है। तो क्रोध हर व्यक्ति को होता है, लेकिन सभी के अभिव्यक्ति का तरीका अलग होता है। इसको क्रोध का वर्गीकरण और कालांतर में क्रोध में कैसे अंतर आता है, तो इस प्रकार से साइकोलॉजिकल स्टडीज़, जिसको हम ट्रांसैक्शनल स्टडी भी कहते हैं, विच रिलेट्स टू आवर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन एंड मेटाफिजिकल कम्युनिकेशन, उसमें भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ट्रेंड स्टडीज़ का पहला एडवांटेज है कंपैरिजन, दूसरा एडवांटेज है फ्यूचर फोरकास्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन, एस्टिमेशन, असेसमेंट ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट। दोस्तों, ट्रेंड स्टडी की एक और बहुत बड़ा इसके गुण हैं कि इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी होता है और ज़्यादा वैलिडिटी होता है। इसका एक्यूरेसी का मतलब जब बार बार आंकड़ों का संग्रहण होता है तो उसमें एक एक्यूरेसी आती है, उसमें एक, क्योंकि बार बार हम उसका हाइपोथेसिस लेते हैं और बार बार हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी आती है। उसकी वैलिडिटी टेस्ट भी हम बार बार करते हैं परिकल्पनाओं के आधार पर और सांख्यिकीय विश्लेषण के आधार पर, तो उसमें ज़्यादा एक्यूरेसी और ज़्यादा वैलिडिटी आती है। इसलिए यह शोध जो है it gets more validity and more accuracy than many other kinds of research. इसमें अधिक वस्तुनिष्ठता की मात्रा देखी जाती है, यानी कि इस प्रकार का जो शोध है, लॉन्गिट्यूड, एक प्रकार का ये लॉन्गिट्यूडनल स्टडी ही है और उसका ही एक प्रकार है प्रवृत्ति अध्ययन, तो इसमें वस्तुनिष्ठता देखने को मिलती है। तुलनात्मक रूप से यह शोध अधिक वस्तुनिष्ठ होता है, क्योंकि अलग अलग अवधियों में एक लंबे अंतराल तक जो हम आंकड़ों का संग्रहण करते हैं, तो उससे वह शोध कम पक्षपाती होता है, उसमें पक्षपात की मात्रा लगभग नगण्य हो जाती है। इसी प्रकार ट्रेंड स्टडी में विश्वसनीयता की मात्रा अधिक होती है। विश्वसनीयता यानी कि रिलायबिलिटी टेस्ट होता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के माध्यम से, और जब आंकड़ों को अलग अलग अवधियों में संग्रहित किया जाता है और अलग अलग अवधियों में परिकल्पनाओं का निर्माण और परिकल्पनाओं का पुनर्परीक्षण किया जाता है और अलग अलग आंकड़ों के संग्रहण पर अलग अलग प्रकार से सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है, तो उससे वह शोध अधिक प्रामाणिक हो जाता है, उसकी प्रामाणिकता निरंतर बढ़ती चली जाती है। इसकी अगली विशेषता है कि इस प्रकार के शोध में चरों एवं उपचरों का निर्धारण करना बहुत ही सरल एवं सहज हो जाता है, यानी कि द डिटर्मिनेशन of variables and sub variables becomes very easy and simple in trend study because of frequent and continuous collection of data. इस प्रकार की शोध से परिवर्तन की प्रवृत्ति का अध्ययन होता है, the changes, the changing trends, the emerging trends of any developmental activities, whether it relates to society or economy or media or culture or spiritualism or anything. जो चेंजिंग ट्रेंड है, जैसे अगर आप मीडिया का ही उदाहरण लें तो आज़ादी के समय भारत की कैसी पत्रकारिता थी। आज़ादी से पूर्व की पत्रकारिता में हिंदी पत्रकारिता की बात अगर हम करें तो हिंदी पत्रकारिता ने बहुत आम भूमिका निभाई। हिंदी पत्रकारिता में ज़्यादा भारतीय और भारतीयता देखने को मिला, जबकि अंग्रेजी पत्रकारिता में अंग्रेजी के कई अखबार, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, कई अखबार उस समय अंग्रेज़ों का समर्थन कर रहे थे। और बाद में जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि अब भारत को आज़ादी मिल जाएगी, जब जर्मनी आ गया बीच में, जब अब लगा कि अब भारत को आज़ादी मिल जाएगी और भारत ज़्यादा मजबूती से उभर कर सामने आया, तब उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू किया। लेकिन जितनी भी हिंदी के अखबार थी और भाषाई अखबार थी, उन सब ने अंग्रेज़ों का शुरू से अंत तक विरोध किया और आज़ादी की लड़ाई में ज़्यादा देशभक्ति दिखाई, ज़्यादा राष्ट्रवाद दिखाया, ज़्यादा भारतीय और भारतीयता दिखाया। ये एक चेंजिंग ट्रेंड है, एक कंपैरिजन भी हुआ और
अब की हिंदी पत्रकारिता में क्या अंतर आया, अब की हिंदी पत्रकारिता में किस प्रकार से आर्थिक संकट है, किस प्रकार से इस पर विज्ञापनों का तलवार लटक रहा है एक प्रकार से। तो ये जो चेंज ऑफ ट्रेंड ऑफ मीडिया है, वेदर इट इज़ हिंदी जर्नलिज्म और इंग्लिश जर्नलिज्म और न्यू मीडिया और सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इसके चेंजिंग ट्रेंड का हम अध्ययन करते हैं इसमें। इस प्रकार के शोध में लचीलापन अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जब हम अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग काल में अध्ययन करते हैं तो कई बार वो उत्तरदाता उपलब्ध नहीं होता, वो उत्तरदाता किसी दूसरे जगह पर चला जाता है, या कई उत्तरदाता उस स्थान को छोड़ देते, कुछ उत्तरदाता तो स्वर्गवासी भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नए उत्तरदाताओं का चयन किया जाता है और इसलिए इसमें अधिक लचीलापन होता है। दोस्तों, जहाँ तक इसके दोष का सवाल है तो सबसे पहला ये अधिक समय, इसके अध्ययन में काफ़ी समय लगता है। कालांतर, क्योंकि हम अलग अलग अवधियों में एक बड़े आंकड़ों का संग्रहण करते हैं तो इसमें काफ़ी समय की खपत होती है। उसी प्रकार इसमें काफ़ी धन की भी खपत होती है, क्योंकि शोध बहुत लंबा चलता है और रेस्पोंडेंट्स भी बदल जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी धन की खपत होती है। तीसरा, इसमें ऊर्जा की खपत भी काफ़ी होती है। इट्स मोर एनर्जी टेकिंग बिकॉज द रिसर्च इज डन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, फ्रीक्वेंटली एंड कंटिन्यूअसली, सो इट कंज्यूम्स मोर एनर्जी। चौथा दोष, इट इज़ मोर रिसोर्स टेकिंग, मोर रिसोर्स कंज्यूमिंग। जब शोध लंबे समय तक चलता है, बारंबार चलता है, लगातार चलता है, तो उसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी का खपत होता है, ज़्यादा नेट की खपत हो, ज़्यादा इसकी डाटा की खपत होती है, ज़्यादा कागज़ कलम और मनुष्य की जो श्रम है उन सब की ज़्यादा खपत होती है, इसलिए इसको कहते हैं इट्स मोर एनर्जी कंज्यूमिंग। उसके बाद इस प्रकार का शोध अधिक जटिल होता है, क्योंकि जब उत्तरदाता कई बार बदल जाते हैं विशेष परिस्थितियों में, तो उत्तरदाताओं की सोच, उनकी मनोवृत्ति, उनकी अभिवृत्ति, उनका दृष्टिकोण बदल जाता है, तो उसका प्रभाव रिसर्च पर पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार के शोध को हम जटिल कहते हैं, एक प्रकार की जटिलता आ जाती। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने इस जटिलता पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक ट्रेंड इंडिकेटर डेवलप किया है, जिसको हम कहते हैं प्रवृत्ति संकेतक, जिससे कि इस प्रकार की जटिलताओं पर विजयश्री हासिल की जा सकती है। परंतु मीडिया में अभी इस प्रकार का कोई ट्रेंड इंडिकेटर डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्र जैसे पुराने विषयों में इस प्रकार के ट्रेंड इंडिकेटर डेवलप किए गए। दूसरी ओर अमेरिकी संचार वैज्ञानिक हाइमन ने वर्ष 1987 में एक अपना रिसर्च करके एक गाइडलाइंस जारी की थी, एक कुछ सावधानियों का प्रतिपादन किया था, जिस आधार पर इस जटिलता से विजय प्राप्त की जा सकती है। तो ये मास कम्युनिकेशन में भी एक प्रकार का काम हुआ है, लेकिन एक कोई इकोनॉमिक्स की तरह कोई ट्रेंड इंडिकेटर नहीं डेवलप किया गया, लेकिन हाइमन ने, अमेरिकी संचार वैज्ञानिक ने इस पर कुछ गाइडलाइंस डेवलप किया था 1987 में। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज प्रवृत्ति अध्ययन के गुण एवं दोष के अध्ययन करने का प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई आशंका है, किसी प्रकार का कोई विरोधाभास है, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।